हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि आज मैं आपको एक्चुअल में वो बेसिक चीज बताने वाला हूं जिसके आधार पे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अब दोस्तों, आज के समय पे अगर आप एक क्वेश्चन करें किसी से भी कि साहब मैं इंट्री मेंटेनेंस से कैसे बच सकता हूं, तो मैक्सिमम सभी आपको ये कहेंगे कि भाई आज के समय पे जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मामलों में आप पे इंट्री मेंटेनेंस लगी जाता है। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि इंट्री मेंटेनेंस भी कितना, कई बार होता है कि आपकी इनकम से भी ज्यादा लग जाता है और आप परेशान हो जाते हो कि क्या करें, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। ये अधिकतर मामलों में तब होता है जब आपकी तरफ से कोई गलती होती है। वो गलती कहां होती है? आपके ऑब्जेक्शन में, जो आप रिप्लाई फाइल करते हो उसमें उसकी जो गलती होती है, पूरा ऑब्जेक्शन आपका पढ़ा जाता है ऑर्डर के टाइम पे, और उसकी जो गलती होती है उसके कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों मामले आए जहां पर बहुत ही लाइटली ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया गया और बाद में उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ा। तो देखिए, वैसे तो ऑब्जेक्शन क्या होगा यह हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाकर के नुकसान होगा। तो पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब पहला पॉइंट तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें रही होती है, एंड एज ए विक्टिम, एज ए लेमैन, आपके मन में यह होता है कि मैं सारी चीजों को कोर्ट के सामने ले आऊं ताकि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले। यह सबसे बड़ी गलती होती है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इन माई ओपिनियन, जब आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हो वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में बना हुआ होना चाहिए। उसमें ऐसा भी ना हो कि आप सारी की सारी चीजों को बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में रिवील कर दें ताकि बाद में जो लड़की है वो अपने रेप्लिकेशन में या आगे कहीं पे अपने एविडेंस के टाइम पे उन चीजों का डिफेंस लेकर के आ जाए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने अपने ऑब्जेक्शन में बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया और बाद में आपके सामने ये परिस्थिति आती है कि आपने ऑब्जेक्शन में तो बताया नहीं था। तो यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना बैलेंस्ड वे में आपको इस ऑब्जेक्शन को तैयार करना होगा। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो यह है कि इंट्रीम मेंटेनेंस जो होता है उसमें क्या चीज है? लड़की की क्वालिफिकेशन, लड़की की अगर कोई जॉब है या लड़की एडल्ट्री में, इन तीनों चीजों से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके पास है तो उसको आपको अपने ऑब्जेक्शन के साथ में एनेक्स्ट्रा बनाना है। लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें पहले आपके साथ हुई हैं, घटित हुई हैं, या उन्होंने कुछ किया है या आपके पास कोई और एविडेंस है, उनको इस समय पे इस स्टेज पे आपको नहीं लगाना चाहिए, वरना लड़की सबका डिफेंस तैयार करके आगे ले आएगी। तो आपको केवल जो चीजें मैंने बताई 3-4, इनके एविडेंस हैं तो इनको लगा देना चाहिए। इसके अलावा एविडेंस इस स्टेज पे नहीं लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्शन होगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। ये ना हो कि आपने उसमें कहानी लिखी है, इतने बजे कॉल आया, इतने बजे ऐसा हुआ, इतने बजे इसका भाई आया, इतने बजे ये हुआ। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आप उलझोगे। उतना लिखें जितने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें अपनी पूरी कहानी लिखते हो, ऐसा नहीं है उससे आपको कुछ ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। आपके फंसने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आपके ऑब्जेक्शन में तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ज्यादा गलत होने का चांस होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वैसे भी कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है, कोर्ट को भी टू द पॉइंट ही चीजें पसंद आती हैं। अच्छा रिप्लाई आपका 2 पेज का है तो वो भी सफिशिएंट है, और बेकार रिप्लाई आपने 20 पेज का भी लिखा हुआ है तो वो अननेसेसरी है, उससे केवल आपका नुकसान ही होना है। तो इस बात को समझिए। अभी मैं देखता हूं बहुत सारी पिटीशंस या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं 100-100 पेज के लोग बनाते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है 100 पेज आपके पढ़ने का, तो इसलिए ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी आपका पूरा मामला है, अगर आप पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं तब भी और ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं तब भी, आपको अपने की पॉइंट्स लिखने चाहिए। जो चीजें रिलीवेंट हैं केवल वही चीजें डालें, या फिर जिन चीजों का कोर्ट में मतलब है कोई, वही डालें। क्योंकि एज ए लेमैन आपको लगता है ये चीज भी कोर्ट में लानी चाहिए, लेकिन एज एन एडवोकेट हमको लगता है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये आप डाल रहे हो केवल आप अपना ऑब्जेक्शन बड़ा कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। यानी दूसरा पॉइंट ये, इन शॉर्ट, कि आपको चीजों को टू द पॉइंट ही मेंशन करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपनी पूरी लायबिलिटीज ऑब्जेक्शन में जरूर दिखानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाद में अगर आप कुछ क्लेम करते हो तो आपके सामने प्रश्न ये आ जाता है आपने ऑब्जेक्शन में तो बताया नहीं था। इसलिए अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेज हैं, आपके डिपेंडेंट के मेडिकल एक्सपेंसेज हैं, बच्चा आपके साथ रह रहा है उसके एक्सपेंसेज हैं, एजुकेशन है, आपका लोन है उसकी ईएमआई जाती है, या फिर कुछ और, ये सारी चीजों को एक पैराग्राफ बना के बिल्कुल डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। चौथा पॉइंट, लड़की से संबंधित, अगर आपको लगता है लड़की की कोई इनकम है, लड़की कहीं पे काम करती है, उसकी एजुकेशन से संबंधित आपको एक पैराग्राफ अलग से बनाना है, जिसमें आप केवल इस बात पे फोकस करेंगे कि जो आपकी वाइफ है उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन हैं, इनकम से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा उस पैराग्राफ के अंदर आप कवर करेंगे। ऐसा एक बिल्कुल सेपरेट पैराग्राफ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसने आप पर कोई एलिगेशन लगा रखा है तो जरूरी नहीं है कि मैं हर एलिगेशन का जस्टिफिकेशन दूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इवन यदि मैंने एक पिटीशन में देखा था, वह वकील साहब ने लिखा हुआ था लड़की की तरफ से
कि भाई हमने इतने रुपए की कोर्ट फीस लगाई, तो जो पति है उसने उसका भी आंसर दिया हुआ था। अब सोचिए आप, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करके कोई फायदा नहीं होने वाला किसी भी तरह का। आपको लगता है कि एलिगेशन पूरी तरह से वेग है, वो कहती है कि मेरे से इसने जो है डाउरी की डिमांड करी, आप सिंपल कह सकते हो मैंने डाउरी की डिमांड कभी नहीं करी, बात खत्म। अगर आप जस्टिफिकेशन दोगे अपने जस्टिफिकेशन में खुद उलझोगे। जहां जस्टिफिकेशन की जरूरत है, जहां आपके पास उस जस्टिफिकेशन का प्रॉपर एविडेंस मौजूद है, और एविडेंस भी ऐसा जो कोर्ट ऑफ लॉ में कंसिडर होता हो, तभी आप जस्टिफिकेशन बनाएं। अदरवाइज जस्टिफिकेशन आपको नहीं देना, सिंपल डिनाई कर दें, डिनाई कर दें, डिनाई कर दें, क्योंकि लड़की के एविडेंस आएंगे तो वहां पर वो उसका फायदा उठा सकती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपके ऑब्जेक्शन में एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि लॉ को बताता हो। लाइक मान लेते हैं पत्नी अपनी मर्जी से मायके गई थी, तो 125(4) ये बताता है कि अपनी मर्जी से मायके जाने पर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो 125(4) में जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो आप कॉपी पेस्ट करके बता दें कि 125(4) ये कहता है। तो इस तरह का एक पैराग्राफ जरूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मामला मेरे पास आया था, तो उस मामले में क्या था कि वो जो भाई साहब थे उन्होंने नेट से अलग अलग फॉर्मेट से पैराग्राफ कॉपी किए हुए थे और वो अपने ऑब्जेक्शन में डाल के ऑब्जेक्शन को खूब बड़ा कर लिया था। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप देखोगे कि ऑनलाइन आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे ऑब्जेक्शन के, जिसमें कुछ कॉमन लाइनें लिखी हुई होती हैं। वो कॉमन लाइनें आप कॉपी कर लेते हो जिसमें पता नहीं क्या क्या होता है और उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए जो चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं और जो प्रैक्टिकली कोर्ट में चलता है वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये गलती बिल्कुल मत करो कि ऑनलाइन से आपने किसी फॉर्मेट से कॉपी करके कुछ पैराग्राफ डाल के अपना ऑब्जेक्शन को बड़ा कर लिया। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं, आप जितना मर्जी खींच लो रबर की तरह, मतलब केवल फैक्ट्स का है जो टू द पॉइंट बताए जाएंगे। तो ऐसी गलती जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल भी ना करें। और आखिरी में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन होता है उसको आपको बहुत ही सीरियसली बनाना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिए कि मेरी डेट लगी है मुझे ऑब्जेक्शन देना ही है। पहले से तैयारी कीजिए, 1-1.5 महीने पहले से तैयारी कीजिए, अपने ऑब्जेक्शन को बहुत ही तरीके से क्वालिटी के साथ पहले ड्राफ्ट कीजिए, और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद ही आपको वो ड्राफ्ट कोर्ट में सबमिट करना है, उससे पहले नहीं। अगर आपका ड्राफ्ट तैयार नहीं है तो ऐसे केस में आप कोर्ट में एडजॉर्नमेंट ले लीजिए, अगली डेट पे दाखिल करते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, जल्दबाजी बहुत नुकसान करती है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।